हेलो चिल्ड्रन। देखिए, अभी तक आपने क्लास 12th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक आपको सर ने पढ़ा दिया है। अब हमें देखना है कि अगर किसी कंडक्टर मीन्स किसी मेटल प्लेट को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, यानी बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने क्या किया है कि एक मेटल प्लेट ले ली। जैसे एक मेटल प्लेट को मैं दिखा रहा हूं, कोई कंडक्टर है, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे रहा हूं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से शो किया जाता है। ये मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी है जिसको मैंने पैरेलल लाइन से दिखाया हुआ है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से दिखाते हैं इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है। अच्छा, ये हो गई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं ई के बेस में ई एक्स टी लिख दे रहा हूं, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे चिल्ड्रन, हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। कंडक्टर्स यानी मेटल्स में हम लोग जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसको कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, जिससे लेफ्ट एंड जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड की ओर एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, जमा होने लग जाते हैं, और पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कंडक्टर के दोनों एंड्स पर ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। और अब तक हम लोग जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये चार्जेस जो कंडक्टर के दोनों एंड से प्रोड्यूस हुए इसको इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। ये इंड्यूस चार्ज कहलाते हैं। तो ये याद रखेंगे कि जब कभी भी किसी कंडक्टर को, किसी मेटल प्लेट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, पॉजिटिव चार्जेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और नेगेटिव चार्जेस जो हैं ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया राइट साइड में और लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, तो इसके भीतर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। कंडक्टर के भीतर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसको हम लिख दे रहे हैं ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस आई एन डी बेस में लिख दिया है। ठीक है। और कंटिन्यूसली जब किसी कंडक्टर को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो एक पोजीशन ऐसी आती है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाती है। यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस कंडक्टर के भीतर, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। यानी कंडक्टर के भीतर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो ये याद रखेंगे। इतना पूरा बताने का केवल मतलब ये था कि जब कभी भी किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो कंडक्टर के चारों ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखा रखा है कि ये मैंने दो मेटल प्लेट्स दिखा दी हैं और इसके भीतर एक कंडक्टर रख दिया है। तो ये इसको मैंने मेटल प्लेट को एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और दूसरी प्लेट को हम लोग ने इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। यानी लेफ्ट वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हो जाएगी और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी। और अभी हम आपको पीछे बता चुके हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है।
तो हमें क्या याद रखना है मोटे तौर पे, ये लाइन याद रखनी है कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, यानी किसी भी कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कंक्लूजन हम लोग ने निकाला कि कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग को देखना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर कोई कंडक्टर हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dr। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन ये हम लोग ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये इस रिलेशन में अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट में देख चुके हैं कि कंडक्टर के भीतर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, यानी कंडक्टर के भीतर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो अगर मैं यहाँ पे E की वैल्यू जीरो पुट कर दूं, E की वैल्यू जीरो अगर मैं पुट कर देता हूं तो dV बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, dV बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। और किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का। इसका मतलब है V की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो ये याद रखेंगे कि कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। या किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। कांस्टेंट मीन सेम, कांस्टेंट मीन सेम। जैसे मैं एक डायग्राम बना दूं, जैसे मैंने स्फीयर ले लिया और इसको मैंने चार्ज दिया है, तो इसके बाहर तो चार्ज होगा, लेकिन कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती। तो जो इसका सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल देखेंगे तो पोटेंशियल सेम होगा। तो सेकेंड पॉइंट या एक पॉइंट ये आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है ऑन द होल सरफेस। ठीक है, अच्छा अब कंडक्टर के भीतर चार्ज कितना होता है ये हमें देखना है। तो हम लोग ने गॉस थ्योरम पढ़ रखी है। गॉस थ्योरम में देखिए, डायग्राम में भी मैंने दिखाया कि कंडक्टर को जब भी आप चार्ज देंगे तो चार्ज केवल उसके सरफेस पे होगा, उसके भीतर नहीं होगा। तो अगर मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करूं, यानी हमें ये मालूम है कि कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। कंडक्टर के भीतर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट dA इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई गॉस थ्योरम। अगर E की वैल्यू में यहाँ जीरो पुट कर दूं तो जीरो इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q इनसाइड आ गया जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडक्टर होता है उसके भीतर कुछ भी चार्ज नहीं होता, जो भी चार्ज होगा वो उसके सरफेस पे होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर कोई भी कंडक्टर अगर है तो उसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में ये देखा था कि कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V, उसकी वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम होती है, या ये कह दें कि वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। थर्ड पॉइंट हो गया है कि किसी कंडक्टर के भीतर कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसलिए चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है उसका प्रूफ ये हम लोगों ने 3 लाइंस में देख लिया है। एक और पॉइंट है कि जो कंडक्टर होता है, जैसे मैं किसी भी शेप का कंडक्टर, जैसे स्फेरिकल कंडक्टर बना दिया, स्फेरिकल कंडक्टर बना दिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ज्यादा ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। तो अगर इसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी कंडक्टर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। जैसे अगर हमें ये कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक लाइंस बनानी है तो हम लोग अगर इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह से दिखा रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है। ये कैसे बनाया है, जैसे इससे पहले वाले डायग्राम में इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखा दिया था। ठीक है, तो जैसे ये लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन जब ऐसे आएंगी तो इस कंडक्टर पे परपेंडिकुलर हो जाएंगी, इसके साथ 90 का एंगल बनाएंगी। टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये इस तरह से आएंगी, परपेंडिकुलर होंगी, जितनी भी लाइंस होगी वो सभी 90 का एंगल बनाएंगी। और यहाँ से इस तरह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी एंगल 90 का होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह से जाएंगी। ठीक है, तो जरा इन पॉइंट्स को देखिएगा, मैं वन बाय वन सारे पॉइंट्स ले रहा हूँ और केवल आपको पॉइंट्स ही देखना है, बाकी मैंने उसका सबका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यानी कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। सेकेंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। तो जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है मस्ट बी नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी टू द सरफेस। थर्ड पॉइंट है कि कंडक्टर के भीतर चार्ज की वैल्यू जीरो होती है। क्यों होती है उसका प्रूफ बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, जिससे फ्लक्स की वैल्यू जीरो होती है, और फ्लक्स की वैल्यू जीरो होती है तो गॉस थ्योरम से चार्ज की वैल्यू जीरो आ जाती है। फोर्थ पॉइंट पे हम लोगों ने देख रखा है, ये भी हमने बता दिया है कि कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। ई की वैल्यू अगर मैं यहाँ जीरो रख दूंगा तो वी की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, इसका फिफ्थ पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, कि अगर हम कोई कंडक्टर ले रहे हैं, जैसे मैंने एक कंडक्टर ये दिखा दिया, ठीक है, और अगर मुझे इसके यहाँ किसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो गॉस थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उससे पास होता हुआ हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। तो ये मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया है, और ये जो कंडक्टर है ये कंडक्टर मैंने दिखाया है, कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस। इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, ये चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा आउटवर्ड टू द सरफेस होती है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू निकालूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई की वैल्यू निकालूं, तो ई और डी ए आपस में पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट डी ए। ठीक है, अगर मैं टोटल चार्ज की वैल्यू Q सपोज कर लूं तो गॉस थ्योरम से फाई की जगह रख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E और DA पैरेलल है तो A डॉट B का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा, AB cos थीटा, तो ये हो जाएगा E DA cos जीरो, पैरेलल है इसका मतलब cos जीरो, और cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने E को बाहर निकाल लिया और ये हो गया DA। मैंने सपोज कर लिया है कि इसका एरिया A है, तो इंटीग्रेशन ऑफ DA A हो जाएगा। तो अगर इससे मैं Q की वैल्यू, अगर ये इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक Q अपॉन E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई A होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q बाई A। तो यहाँ से E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और अगर कोई कंडक्टर है उसके अंदर कोई कैविटी है, कोई होल है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। ये 6 पॉइंट में लिखा हुआ है
इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ ए होलो चार्ज कंडक्टर। ये हम देख भी चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, तो अगर उसके अंदर कैविटी भी है तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो 6 पॉइंट्स हम लोग ने देखे हैं। फर्स्ट पॉइंट में देखा गया है कि कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। सेकेंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस की। थर्ड पॉइंट में हम लोग ने पढ़ा है कि कंडक्टर के भीतर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, चार्ज की वैल्यू जीरो होती है। फोर्थ पॉइंट हम लोग ने देख रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरे सरफेस पे सेम होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। अब पोटेंशियल सेम होगा तो ऐसे सरफेस को आप जानते हैं कि पोटेंशियल सरफेस कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं। और एक फिफ्थ पॉइंट में बताया था कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, इसके बाहर किसी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होगा, ई का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और सिग्मा होता क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर के अंदर अगर एक कैविटी है, एक होल है, तो उसके भीतर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक है, जिसको मैं नेक्स्ट डायग्राम में दिखा रहा हूं और उसको नेक्स्ट हेडिंग करके बता रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो मेरी नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये क्या होता है, हमें मालूम है कि अगर कोई भी कंडक्टर अगर है, बेटा ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया है, कंडक्टर, और इसके अंदर यहाँ मैंने एक कैविटी दिखा रखी है, ये कोई कैविटी है। तो ये हम लोग ने अभी फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ठीक है। तो ये जो रीजन है तो अगर किसी कैविटी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ऐसी प्रोटेक्टिव कैविटी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। और ये जो कैविटी बनी हुई है इसको बोला जाता है फैराडे केज। तो जरा डेफिनेशन देखिएगा, द फिनोमेना ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब यानी आप एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्टेड है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में खराब हो सकता है तो उसको आप किसी कंडक्टर के भीतर रख दें। अगर कंडक्टर के भीतर रख देंगे तो कंडक्टर के भीतर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो वहां पर कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। और ये जो कैविटी होती है इसको हम लोग फैराडे केज भी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए कभी अगर थंडर स्टॉर्म है, तूफान आ रहा है और बिजली कड़क रही है, तो उस समय अगर आप अपनी कार के अंदर अगर बैठे हुए हैं तो आप सेफ हैं, क्योंकि कार की जो बॉडी होती है वो कंडक्टर होती है, तो उसकी सरफेस, उसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेकिन कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। हाँ, उसके लिए कंडीशन है कि आपने उसके कार की विंडोज नहीं ओपन कर रखे हो। अगर कार की विंडोज बंद है और उसके अंदर आप बैठे हुए हैं तो आप थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग से अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो मैंने एक इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म along with lightning it is safest to sit inside a car, ठीक है, कार के अंदर बैठना ज्यादा सेफ है। अच्छा, कुछ और भी इसकी इंपॉर्टेंस है, वो 2 इंपॉर्टेंस आपको करने होंगे तो वो हमने इसको नहीं बताए हैं, ठीक है। अब बिल्कुल न्यू हेडिंग हम लोग को देखना है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस वर्ड चिल्ड्रन कैपेसिटी से बना हुआ है, कैपेसिटी मीन्स एबिलिटी, और इलेक्ट्रिकल वर्ड आता है चार्ज के लिए। तो किसी भी कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। तो हम कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। ये डेफिनेशन क्वालिटेटिवली है, यानी जब कभी भी आप वाइवा दे रहे होंगे तो आपको इस तरह से डिफाइन करना चाहिए।
लेकिन क्वांटिटेटिवली जो आपको थ्योरी में एग्जाम में लिखना होगा उसको कैसे लिखेंगे? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला आप ये जानते हैं, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R. V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R. इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, यानी अगर मैं किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहा हूं तो चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन पोटेंशियल, यानी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन इट्स पोटेंशियल, और राइज इन पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं कैपिटल C, और इससे C की वैल्यू अगर निकाल लें तो C इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन V। अगर एग्जाम में डिफाइन करने को आएगा कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, इस फॉर्मूले से लिखेंगे। इसमें Q क्या है? कंडक्टर को जो हमने चार्ज दिया है, और V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है या राइज इन पोटेंशियल। तो आप रेशियो के टर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर ध्यान दीजिएगा, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर टू राइज इन इट्स पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है, रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर स्मॉल q टू राइज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, या केवल कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। इसका ये फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब इसकी SI यूनिट चिल्ड्रन क्या हो जाएगी? चार्ज की यूनिट आप जानते हैं, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और V है पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। ये कूलम पर वोल्ट कैपेसिटेंस की यूनिट हो गई, और क्या कूलम पर वोल्ट को ही फैरेड भी बोलते हैं या फैराड, कैपिटल F सिंबल से लिखते हैं। ठीक है, तो SI यूनिट कैपेसिटेंस की क्या होगी? फैरेड। और कैपेसिटेंस एक्चुअली है क्या? किसी भी कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है, और रेशियो के टर्म में डिफाइन करते हैं कि द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर टू राइज इन इट्स पोटेंशियल इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। अब फैरेड काफी बड़ी यूनिट मानी जाती है कैपेसिटेंस की, इसलिए हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो माइक्रोफैरेड, जैसे 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10 to the power -6 फैरेड। 1 nanofarad is equal to 10 to the power -9 farad. And last one, 1 picofarad is equal to 10 to the power -12 farad. ठीक है, अब इसकी डायमेंशन देखनी है, मैं डायमेंशन अलग से निकाल के दिखा रहा हूं। तो डायमेंशन जो होती है कैपेसिटेंस की, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखा है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहीं पे निकाल के दिखा दे रहा हूँ, Q को तो मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ, और V का फॉर्मूला W बाई Q होता है, V इज इक्वल टू W बाय Q। तो ये Q स्क्वायर बन जाएगा अपॉन W। अब Q का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया, और W का फॉर्मूला हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ML2T-2। तो कैपेसिटेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला फाइनली आ गया वो M-1L-2T4A²। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला M-1L-2T4A²। ठीक है, अच्छा चिल्ड्रन, अब ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इसको ध्यान दीजिए।
तो जनरली हम लोग क्लास 10th में या 11th में कह देते थे कि कैपेसिटेंस का जो किसी भी टर्म का जो फॉर्मूला है उसमें आप देख लीजिए कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, कैपेसिटेंस उसी पे डिपेंड करता है, वो फिजिकल क्वांटिटी उसी पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ मैंने इसीलिए नोट में लिख रखा है, ध्यान देंगे कि कैपेसिटेंस जो है ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना वी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ लिख दिया है मैंने नोट में कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस V, इन दोनों पे ही डिपेंड नहीं करती। तो कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करती है? एक तो कंडक्टर के शेप पे या उसकी ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री और शेप ऑफ ए कंडक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया? कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री और शेप ऑफ ए कंडक्टर। और दूसरा फैक्टर है कि आपने कंडक्टर को किस मीडियम में रखा हुआ है, यानी सेकेंड फैक्टर हो गया मीडियम, मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो कैपेसिटेंस टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नंबर 1 शेप और ज्योमेट्री ऑफ ए कंडक्टर एंड नंबर 2 मीडियम। अच्छा, तो चिल्ड्रन इस लेसन में हमें कैपेसिटेंस बार बार डिराइव करना होगा। तो उसके लिए हम बस ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, C इज इक्वल टू Q बाई V। किसी भी तरह हम V का डेरिवेशन करेंगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मैं एक सिंपल डेरिवेशन लेकर के चल रहा हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे ये हेडिंग है कि अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर अगर है, वो हॉलो शेल हो या सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर हो, ठीक है, उसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, उसमें चार्ज को स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी होगी। तो मैंने यहाँ एक स्फीयर दिखा रखा है, ये हॉलो स्फीयर दिखा रखा है, ये सॉलिड भी हो सकता है। इसकी रेडियस कैपिटल R है और इसको मैंने प्लस Q चार्ज दिया है, ठीक है। तो यहाँ मैंने साइड में लिख दिया है कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर एंड स्मॉल q इज द चार्ज गिवन, ठीक है। अब इसको प्लस Q चार्ज दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी चारों ओर। कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, इसलिए मैंने लाइंस को अंदर नहीं दिखाया है, और बहुत दिखाना भी हो तो डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, वो ये शो करता है कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके सरफेस से पोटेंशियल निकालूंगा, और पोटेंशियल लेसन आप पूरा पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q अपॉन R। तो मैंने क्या किया है कि इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, क्योंकि पूरा ही सरफेस जो है वो एक ही पोटेंशियल सरफेस है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। और मैंने ये सपोज कर लिया है इस कंडक्टर को किसी मीडियम में रख दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो अगर मुझे इसके सरफेस से पोटेंशियल देखना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू, इसको प्लस चार्ज दिया है तो आगे यहाँ प्लस साइन लगाएंगे, अगर आपने कंडक्टर को नेगेटिव चार्ज दिया होता तो आपको माइनस साइन लगाते, यानी पोटेंशियल निकालते वक्त चार्ज की वैल्यू विथ साइन पुट करते हैं। तो फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q बाई R। K इसलिए यूज किया है क्योंकि इसको मैंने एयर में नहीं रखा हुआ है या वैक्यूम में नहीं रखा हुआ है। अब V आ गया। अब कैपेसिटेंस निकालने के लिए C का फॉर्मूला हम जानते हैं Q अपॉन V होता है। तो इक्वेशन 1 से V की जो वैल्यू है मैं इसमें पुट कर दे रहा हूं। तो मैंने इसमें पुट कर दिया C इज इक्वल टू Q, तो वैसे ही लिख लिया, और V की वैल्यू इक्वेशन 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R पुट कर दिया। तो ये Q से Q कैंसिल हो गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और R ऊपर आ गया। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया कैपेसिटेंस का। तो अब इस फॉर्मूले को आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले में ना तो चार्ज Q आया है ना V आया है, इसीलिए मैंने आपको इसके प्रीवियस पेज में बताया था कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल, बट इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड द मीडियम। तो यहां से नजर आ रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो इस कंडक्टर की शेप, रेडियस पे डिपेंड कर रही है। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, एंड मीडियम मीन्स जैसे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K।
लेकिन अगर चिल्ड्रन सपोज कर लीजिए कि इस कंडक्टर को मैंने एयर में रखा होता, एयर में अगर रखेंगे तो एयर के केस में कैपेसिटेंस को हम लोग के की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो एयर में कैपेसिटेंस को सी नॉट सिंबल से लिखते हैं, एयर हो या वैक्यूम में। तो मैंने इसी फॉर्मूले में जो इक्वेशन फॉर्मूला नंबर 2 है इसमें के की वैल्यू 1 पुट कर दी और कैपेसिटेंस को सी की जगह सी नॉट सिंबल से लिख दिया है, सी नॉट सिंबल से लिख दिया है। तो इक्वेशन 2 में मैं फॉर्मूला निकाल चुका हूं, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, और इक्वेशन 3 में आप देख चुके हैं C इज इक्वल टू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो पूरा कैंसिल होने के बाद C अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा K। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक फॉर्मूला मिल गया, K को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में इस लेसन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक छोटी सी हेडिंग और है, कंडेंसर। हम लोग के फैन में, कूलर में, इन सब में कंडेंसर लगा रहता है। तो जो कॉमन लैंग्वेज में इसको कंडेंसर बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको कैपेसिटर बोला जाता है। कैपेसिटर और कंडेंसर आपने देखा होगा, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, फैन के ऊपर वाले एंड पे लगा रहता है, वाइट कलर का सिलिंड्रिकल जो डिवाइस लगी है वो कंडेंसर होता है। तो कैपेसिटर एक्चुअली होता क्या है? कैपेसिटर चिल्ड्रन एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें 2 कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी, 2 मेटालिक प्लेट्स होती हैं, और उन प्लेटों के बीच में हम लोग कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भर देते हैं। और इस डिवाइस में, इस अरेंजमेंट में ये कैपेसिटी होती है कि अपने में बहुत अधिक चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो मैंने यहाँ लिखा है कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। और किस लिए यूज होता है? एंड इज यूज टू स्टोर चार्ज, नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। एंड सेकेंड पॉइंट, इट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ध्यान देना है, कैपेसिटर में क्या होगा? 2 कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी। तो मैंने यहां जैसे एक डायग्राम में कैपेसिटर को दिखाया है कि मैंने 2 कंडक्टर ले लिए, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स ले ली, किसी भी शेप की ले ली, और एक को मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज दे दिया। और इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने सपोज कर लिया है कि V है। तो Q का जो फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन यहां तक आपको करना है, और आपका असाइनमेंट क्या है वो मैं PD में डालूंगा।